हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। रेलवे इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला जो था आपका इंजीनियरिंग पैरामीटर्स जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के बारे में। और मैं बोला था कि इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग पैरामीटर्स। और मैं ये भी बोला था कि इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के बारे में समझने वाला चीज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जबकि इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में हम लोग जो थोड़ा याद करने वाला चीज था वो देखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, लेक्चर 4। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ट्रैक के बारे में। देखो, रेलवे ट्रैक मतलब कि ट्रेन जिसमें चलता है वही आपका ट्रैक है, मतलब कि एक प्रकार से हार्ड सरफेस जिसमें हमारा व्हीकल चल रहा है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक 2 प्रकार का हो सकता है, परमानेंट ट्रैक हो सकता है या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं टेम्परेरी ट्रैक। ठीक है, परमानेंट ट्रैक मतलब नॉर्मल, जिसमें हम लोग ट्रेन में कभी आप ट्रेवल किए होंगे तो जिसमें जिस पटरी में आपका चल रहा है वो परमानेंट ट्रैक होता है। ठीक है, तो परमानेंट ट्रैक एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जोड़ने के लिए जो जनरली बनाया जाता है, सब चीज उसमें होता है, सब ग्रेड होता है, फिर उसके बाद फिर बेलास्ट वगैरह होता है, स्लीपर होता है, स्लीपर के ऊपर पटरी होता है, उस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग परमानेंट ट्रैक बोलते हैं। तो टेम्परेरी ट्रैक क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? टेम्परेरी ट्रैक बनाया जाता है इमरजेंसी पर्पज से बनाया जाता है। ठीक है, कभी आप देखे होंगे ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे तो वहां पर जो रहता है कुछ दूर, मतलब कि वो जो ट्रैक है कुछ दूर जाने के बाद आपका जो बैरियर से स्टॉप के साइन से आपका बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब आगे फिर ट्रैक कंटिन्यू नहीं रहता। तो एक पर्पस तो इमरजेंसी पर्पस से, ठीक है ना, किसी ट्रेन को खड़ा करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा हो सकता है कि कहीं पर किसी प्लेस में टेम्परेरी कोई सा मिनरल वगैरह निकाला जा रहा हो, खनिज निकाला जा रहा हो। ठीक है, तो वहां पर किसी फैक्ट्री से, मतलब कनेक्शन के लिए, समझ में आ रहा है ना, कनेक्शन के लिए कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर जरूरत पड़ गया तब हम लोग, मतलब कि रेलवे के द्वारा टेम्परेरी ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी ट्रैक समझ में आ गया ना। तो उसमें बेलास्ट कुशन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। बेलास्ट कुशन क्या है, अगले डायग्राम में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो होता है सामने आपको दिख रहा है वो परमानेंट ट्रैक दिख रहा है। ठीक है, नीचे में आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस होगा। ग्राउंड सरफेस के ऊपर में हम लोग सबग्रेड, यानी कि 1 मिनट में ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ठीक है। हाँ, तो ये जो सबग्रेड है, सबग्रेड जो दिख रहा है वो एक प्रकार से आपका फाउंडेशन का काम करेगा रेलवे ट्रैक के लिए। अब ये सबग्रेड जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर में, सबग्रेड के ऊपर में क्या रहता है, बेलास्ट कुशन रहता है। बेलास्ट है ना, जो गिट्टी बड़ा बड़ा जो देखते हो ना, वही है आपका बेलास्ट कुशन है। ठीक है, उसका क्या काम है वो सब आगे देखेंगे। अभी बस ये अरेंजमेंट आपको समझ में आना चाहिए। सबग्रेड, सबग्रेड का स्लोप आपको याद रहना चाहिए, 2:1 का होता है। 2:1 सबग्रेड का स्लोप होता है। अब ये 2:1 का मतलब क्या हो गया, 1 जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल है और 1 जो है आपका वर्टिकल है। गलत बोलिए क्या, 2 जो है हॉरिजॉन्टल है और 1 जो है वर्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल में आप 2 जा रहे हैं एंड वर्टिकल में आप कितना जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, तो ये आपका स्लोप बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो है, ये 2 है हॉरिजॉन्टल और 1 जो है वर्टिकल है। ठीक है, आगे समझ में। वैसे ही आपका क्या है, ये बेलास्ट कुशन का जो ऊपर में सबग्रेड के ऊपर में उसका स्लोप कितना है, तो 1.5:1 होगा। 1.5:1 ये इसका स्लोप होता है। समझ में आ गया। अब ये बेलास्ट कुशन में ही ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, स्लीपर दिख रहा है। ये जो है आपका स्लीपर है। ठीक है ना, स्लीपर आ गया समझ में। तो ये स्लीपर हो गया। ठीक है, और स्लीपर के ऊपर में क्या है आपका, पटरी है। ठीक, अब इसको देखते हैं टेक्निकल टर्म क्या क्या है। तो गेज तो आपको पहले से पता है, गेज क्या होता है। तो गेज जो होता है इनर टू इनर फेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है पटरी का, वो गेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, सेज बोलूं या केज बोलूं, CESS करके है। तो ये जो है आपका बेलास्ट सेज है। ठीक है ना, बेलास्ट में जो है आपका ये पटरी के आउटर से लेके आपका जहां से स्लोप स्टार्ट हो रहा है बेलास्ट कुशन का, वहां तक के बीच के डिस्टेंस को सेज बोल रहे हैं। वैसे ही आपका सबग्रेड का सेज क्या होता है, नीचे में देखो तो सबग्रेड का सेज है। ठीक है, ये भी आपका कहां से कहां तक होता है, जब आपका स्लोप एंड होता है, बेलास्ट कुशन का स्लोप जहां से एंड होता है और जहां से आपका सबग्रेड का स्लोप स्टार्ट होता है, तो वो बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो सबग्रेड का सेज कहलाता है। सबग्रेड सेज, बेलास्ट सेज, सबग्रेड सेज, समझ में आ गया ना। अब सेज बोलो केस बोलो नहीं पता मेरे को, CESS है वो। ठीक है, अब ऊपर में आते हैं फिर से, बेलास्ट शोल्डर दिख रहा होगा सबसे ऊपर में।
बेलास्ट शोल्डर जो होता है वो जहाँ से आपका स्लोप स्टार्ट होता है, किसका स्लोप, बेलास्ट कुशन का स्लोप जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, बेलास्ट का शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और फिर नीचे आ जाओ। नीचे नीचे में आपको दिख रहा होगा बेलास्ट बेस क्या होता है। तो बेलास्ट बेस मतलब बेलास्ट का स्लोप जहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है ना, बेलास्ट कुशन का जो स्लोप जहाँ पर एंड हो रहा है, दोनों तरफ देखो लेफ्ट राइट में, वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो वही कहलाता है आपका बेलास्ट बेस। ठीक है, और जबकि सबग्रेड का बेस जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, सबग्रेड का बेस सॉरी स्लोप जहां से स्टार्ट होता है, सबग्रेड का स्लोप जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। सब ये बताया गया है डायग्राम में, अच्छे से देख लो और बढ़िया से बना भी लेना। ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं होगा वो, तभी ये समझ में आएगा। आगे समझ में। परमानेंट ट्रैक है ये पूरा। तो टेम्परेरी ट्रैक में अंतर क्या होता है, मैं बोला ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना बीच वाला, ये बेलास्ट वाला, ये एब्सेंट रहता है। किस केस में, किस केस में एब्सेंट रहता है, टेम्परेरी ट्रैक के केस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया गया है कि एक आइडियल या फिर गुड परमानेंट वे किसको बोल सकते हैं, परमानेंट वे या फिर परमानेंट ट्रैक किसको बोल सकते हैं। ये कॉमन सेंस वाला चीज है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है ना, एक ट्रेन जिसमें चल रहा है, ठीक है ना, जिस ट्रैक में चल रहा है वो ट्रैक कैसा होना चाहिए, खुद सोच के देखो। रिजिड होना चाहिए, ठीक है ना, लोड को सहने वाला होना चाहिए, ठीक है, और स्लीपर की डेंसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। स्लीपर मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। बेलास्ट जो है, बेलास्ट जो रिक्वायरमेंट है, बेलास्ट जितने साइज का रिक्वायरमेंट है, जो सा बेलास्ट रिक्वायरमेंट है उतने साइज का होना चाहिए बेलास्ट। नीचे में जो सबग्रेड यानी कि जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर बनाया होना चाहिए। तो ये सब कॉमन सेंस वाला चीज है। तो वहीं पर आपको लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा गया है कि गेज शुड बी यूनिफॉर्म। जो गेज हम लोग पढ़े हुए हैं, गेज जान रहे हैं, गेज यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब कहीं पर ज्यादा गेप रहेगा, कहीं पर कम गेप रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो ऐसे में आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि गेज जो है आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे लेंथ में। और उसके अलावा परमानेंट वे शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो कि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन कौन प्रोवाइड करता है, या फिर कंफर्ट, ठीक है ना, कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो जो बेलास्ट जो होता है ना, जो बेलास्ट दिया जाता है स्लीपर के नीचे में, वो थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोड का ट्रांसफर होना, ठीक है, पटरी से स्लीपर में और स्लीपर से बेलास्ट में और फिर बेलास्ट से नीचे सबग्रेड में, तो ये भी एक प्रकार से इलास्टिसिटी ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देख रहे हैं परमानेंट वे शुड हैव द प्रॉपर ड्रेनेज। मतलब जो बेलास्ट मेन ड्रेनेज का जो काम करता है, मतलब जो भी पानी वानी आ रहा है वो वहां ठहरे हुए नहीं रहना चाहिए, वो नीचे चल देना चाहिए। ठीक है, तुरंत का तुरंत। तो उसी को बोलते हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। अगर ये हमारे जो परमानेंट वे है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, और ड्रेनेज के लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो बेलास्ट ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं ज्वाइंट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अब दो रेल को एक दूसरे से जो जोड़ रहे हो तो वो ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए भाई। अब वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तो पटरी अपनी जगह में कैसे बना रहेगा, है ना। तो ट्रेन कैसे ट्रेवल कर पाएगा। तो ज्वाइंट शुड भी क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया गया है कि गेज क्या होता है। वैसे तो गेज हम लोग जब इंजीनियरिंग पैरामीटर्स पढ़ रहे थे तो उसमें गेज मेरे को बताना पड़ा था, क्योंकि वो क्या पढ़ रहे थे अपन, कंपनसेशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें गेज का यूज हो रहा था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर से गेज, गेज वैसे बेसिकली कहाँ पर का किसका टॉपिक है, आपका ये कंपोनेंट्स का ही टॉपिक है ना। तो गेज आपका क्या होता है, तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल्स। उसको बढ़िया से डायग्राम में मैं बताया हुआ हूँ। जो नहीं पढ़ा है वो जाके बढ़िया से लेक्चर 1 से पढ़ते हुए आओ, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो गेज क्या होता है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल्स। उसके बाद ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज जो होता है 1.676 मीटर का होता है, ये सब बता दिया था। अच्छा, लेंथ और गेज में कंफ्यूज मत होना। लेंथ अगर पूछेगा ब्रॉड गेज का तो 12.8 मीटर या फिर अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 13 मीटर का होता है। ठीक है, अच्छा, लेंथ और गेज में अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये मान लो कि आपका पटरी है, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता था इनर टू इनर, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, गेज बोल रहे थे। जबकि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बोलना चाहिए, तो ये आपका क्या है, लेंथ है। ठीक है ना। अब क्लियर हो गया क्या लेंथ है क्या गेज है, आपको क्लियर हो गया ना। चलो 1 मिनट रुक जाना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ब्रॉड गेज कहाँ पर
लिया जाएगा या फिर कहाँ के लिए सुटेबल होगा। तो जहाँ पर आपका ट्रैफिक हाई रहेगा, जहाँ पर आपकी सिटी बड़ी होगी, डेवलप्ड होगी, डेवलपिंग होगी या फिर लेकिन बड़ी सिटी होगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन होगा, बड़ी सिटी बड़े टाउन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मेन सिटी मेन टाउन। उसके बाद फिर स्पीड, कितने स्पीड से चलता है ट्रेन इसमें, तो 96 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। उसके बाद मीटर गेज की बात करते हैं, तो मीटर गेज आपका 1 मीटर का होगा। मीटर गेज का लेंथ, अच्छा गेज 1 मीटर का होगा लेकिन लेंथ पूछेगा तो आपका 11.89 मीटर या फिर 11.9 मीटर, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है ना, इस 12 मीटर को याद रखना, इसको जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का ब्रॉड गेज जो है आपका 13 मीटर, ये 12 मीटर। ठीक है, नैरो गेज जो होगा वो 0.762 मीटर का नैरो गेज होता है और थीनी पॉल्यूटेड एरिया में, हिली एरिया में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गेज आएगा आपका लाइट गेज। लाइट गेज को ही हम लोग फीडर गेज बोलते हैं, बताया था, और उसको ही हम लोग फीथर गेज भी बोलते हैं। तो लाइट गेज, फीडर गेज, फीथर गेज ये सब एक ही है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड गेज आ रहा है। स्टैंडर्ड गेज क्या होता है, तो स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड गेज कितने मीटर का है, 1.435 मीटर का है। स्टैंडर्ड गेज का यूज कहाँ करते हैं, मेट्रो में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है लोडिंग गेज। अच्छा, लोडिंग गेज में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लोडिंग गेज बोलने से इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर देखना, दिस गेज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट अप टू विच द व्हीकल में बी बिल्ड। मतलब कि जो हमारी व्हीकल है, जो ट्रैक में चलाना है, ट्रेन है मतलब बेसिकली, या फिर मालगाड़ी भी हो सकता है, पैसेंजर ट्रेन, कोच कोच भी हो सकता है कहने का मतलब। तो वो जो है उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग किससे पता करते हैं, लोडिंग गेज से पता करते हैं कि उस डब्बे का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वो किससे पता किया जाता है, लोडिंग गेज के हेल्प से किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस गेज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट अप टू विच व्हीकल में बी बिल्ट। ठीक है, आगे समझ में। फिर नोट में आपको बताया गया है कि इन इंडिया जनरली ब्रॉड गेज यूज किया जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, तो वो जनरली कौन सा गेज का होता है, ब्रॉड गेज का ही होता है। ब्रॉड गेज मतलब 1.676 मीटर का वो गेज होता है उसका। ठीक है ना, मतलब गेज डिस्टेंस। ओके, ब्रॉड गेज का ही जनरली यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आज का पूरा जो टॉपिक है, मतलब कि आज जो पूरा पढ़ना है वो रेल के बारे में पढ़ना है। रेल मतलब पटरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आज में ये खत्म नहीं होगा। कल इसका डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, रेल का क्या डिफेक्ट्स होता है, उसके बाद कल रेल खत्म हो जाएगा और कल कुछ कुछ और भी पढ़ेंगे। फिर परसों आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब रेलवे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो रेल जो है ना, रेल क्या होता है बोलने से तो आपको पता है, रेल एक पटरी होता है, किसका बना होता है, कंपोजिशन, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। रेल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ ट्रेन के लिए। ठीक है, एकदम सरल सा है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है। क्यों हार्ड सरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है, मूवमेंट ऑफ ट्रेन के लिए, ठीक है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल के लिए, टू ट्रांसफर द एक्सल लोड टू द स्लीपर। और रेल का एक और क्या काम होता है, जो भी आपका ट्रेन है या फिर एक्सल लोड है उसको कहाँ ट्रांसफर करता है, स्लीपर में ट्रांसफर करने का रेल का काम होता है। एक रेल को मैं गुड रेल कब कह सकता हूँ, जब वो स्ट्रांग इनफ हो। काहे के लिए स्ट्रांग इनफ हो, टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट एंड अनदर लोड। मतलब कि उस रेल में जिस भी प्रकार का लोड आ रहा है उस लोड को सह ले वो, तो वो क्या होगा, एक अच्छा रेल होगा। एकदम सिंपल, अ गुड रेल इज स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट इम्पैक्ट एंड अनदर लोड्स। उसके बाद कंपोजिशन देखते हैं, वो रेल किससे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको। तो कंपोजिशन जो होता है, कार्बन और मैग्नीज का कंपोजिशन होता है। ठीक है ना, कार्बन और मैग्नीज का कंपोजिशन है, याद रखना है आपको कि उसमें कार्बन कितना परसेंट होता है, मैग्नीज कितना परसेंट होता है। बाकी आयरन वगैरह तो होता ही है, कार्बन और मैग्नीज का परसेंट आपको याद रखना है कि इसमें 0.95 से लेके 1.2% कार्बन होता है। 0.95 से लेके 1.2% कार्बन होता है, जबकि 0.9 से लेके 12.5% मैग्नीज होता है। ये मैग्नीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है पटरी के लिए, याद रखना। 0.9 से लेके आपका 12.5% क्या होता है, मैग्नीज होता है। ठीक, एक बार और रिवीजन कर लो, 0.95 से लेके 1.2% कार्बन होता है, जबकि 0.9 से लेके 12.5% क्या होता है, मैंगनीज होता है। रेल सेक्शन की अब बात करते हैं। अब एक रेल सेक्शन में एक उसका हेड होगा,
ठीक है ना, ये हेड है, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है वो वेब है, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उसका फुट कहलाता है, या फिर उसको बॉटम हेड भी बोल सकते हैं, टॉप हेड बॉटम हेड, लेकिन फुट बोलूंगा मैं जनरली। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रेल सेक्शन इज डिजाइन बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ। रेल सेक्शन को जनरली किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसको भी पूछा है। याद रखना कि रेल सेक्शन को डिजाइन किया जाता है बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, हर मीटर में कितना वेट होगा उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। अब वो पर यूनिट जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, तो उस पर यूनिट लेंथ में उसका कितना वेट है उस हिसाब से हम लोग रेल सेक्शन को डिजाइन करते हैं। डिजाइन बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेल इज 700 to 720 मेगापास्कल। ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कंपोजिशन तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी पूरा जो भी पढ़ेंगे इसमें से सब इम्पोर्टेंट है सेकेंड पार्ट में। मतलब पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में, और अभी जो 3 लेक्चर होगा वो कंपोजिशन का होगा। तो इसमें यही बताना चाह रहा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है रेल का वो कितना होना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ ना, मिनिमम मिनिमम जो होता है 700 से लेके 720 मेगापास्कल होना ही चाहिए। ठीक है ना, इतना होना ही चाहिए अगर आप रेलवे ट्रैक में उसका यूज करना चाह रहे हैं पटरी का। तो टाइप्स ऑफ रेल देखते हैं अब। टाइप्स ऑफ रेल में आपका डबल हेडेड रेल होता है, बुल हेडेड रेल होता है, फ्लैट फुटेड रेल होता है, इसको एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से। अब देखो सामने आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डबल हेडेड रेल। अब डबल हेडेड रेल को डबल हेडेड रेल क्यों बोलते हैं, उसका हेड और उसका फुट या फिर टॉप हेड और बॉटम हेड दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको दिख रहा है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ऐसा करके। ठीक है, तो ये क्या है आपका बुल हेडेड बोल दिया, डबल हेडेड रेल होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका डबल हेडेड रेल होता है। तो टॉप हेड बॉटम हेड या फिर हेड और फुट दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर मतलब सेम साइज के होते हैं। तो वही लिखा गया है कि बोथ हेड फुट एंड रेल सेक्शन आर ऑफ इक्वल, ठीक है ना, साइज, एंड ऑल्सो कॉल्ड डम्ब बेल रेल भी बोलते हैं। इस डबल हेडेड रेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डम्ब बेल रेल भी बोलते हैं। ठीक है ना, डम्ब बेल रेल बोलते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ लेस होती है एज कम्पेयर टू जो दो रेल अभी पढ़ेंगे, दो रेल सेक्शन कौन कौन सा, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड, उन दोनों से स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ फ्लैट फुटेड की होती है। ठीक है, अब देखते हैं, ये अरेंजमेंट बढ़िया से दिख गया आपको। ठीक है ना, किसका, डबल हेडेड रेल का। अब ये डबल हेडेड रेल में हमको क्या लगाने की जरूरत पड़ती है, चेयर की जरूरत पड़ती है। चेयर नहीं लगाएंगे तो वो अपनी जगह में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। कौन, डबल हेडेड रेल। ठीक है, तो चेयर के सहारे से ही खड़ा है नीचे। और ये जो चेयर है वो किस में फिट है, दिख रहा होगा आपको, ये चेयर बोल्ट है। ठीक है ना, चेयर बोल्ट है, नीचे का बीयरिंग प्लेट है। ठीक है ना, ये जो है आपका बीयरिंग प्लेट है। तो बीयरिंग प्लेट में के ऊपर में आपका चेयर है, और चेयर और बीयरिंग प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो दिख रहा है आपका की दिख रहा है, ऑरेंज कलर टाइप का थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये की है। ठीक है, की जो है आपका फिलर प्लेट बोल सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से इस पूरे अरेंजमेंट से क्या होता है कि जरूरत पड़ती है डबल हेडेड रेल को फिक्स करने के लिए उसके जगह में। ठीक है, आगे समझ में। और नीचे में क्या है, स्लीपर है। ये स्लीपर दिख रहा होगा आपको, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, ये स्लीपर है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में वुडन स्लीपर का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है ना, ये सब स्लीपर है। आगे समझ में, इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बुल हेडेड रेल में। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में क्या होता है, जो टॉप हेड होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बॉटम हेड, या फिर बॉटम का जो फुट है उसके कंपैरिजन में। दिख रहा होगा ना इसको। ठीक है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, ये क्लियरली दिख रहा है आपको। तो ये जो हेवी होता है, जो टॉप हेड होता है ना, टॉप हेड क्या होता है, हेवी होता है एज कम्पेयर टू बॉटम हेड या फिर फुट। फुट के कंपैरिजन में क्या होता है, हेवी होता है। और जो टॉप हेड होता है ना, उसका साइज भी मैं लिखा हुआ हूँ कि वो 68.7 mm का होता है साइज। इसलिए लिख दिया हूँ कि जो फ्लैट फुटेड रेल आगे बढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है ना, फ्लैट फुटेड रेल का जो हेड होता है ना, उससे भी बड़ा जो होता है वो बुल हेडेड रेल का साइज होता है, यानी कि विड्थ होता है उसका। ये 68.7 mm होता है, तो वो 66.7 mm होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर छोटा होता है फ्लैट फुटेड का साइज। बुल हेडेड रेल जो होता है यूजफुल इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट एंड क्रॉसिंग।
उसके बारे में तो पूरा एक क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग, लास्ट वाला। ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हम लोग कौन सा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, बुल हेडेड रेल का यूज करते हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है और इजिली हम लोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो तीनों रेल में सबसे अच्छा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए कौन होता है, तो बुल हेडेड रेल होता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ऊपर जो पढ़े हैं डबल हेडेड रेल उससे थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फ्लैट फुटेड रेल उससे कम होती है। आगे ना समझ में। अब आता है फ्लैट फुटेड रेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा रेल सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैट फुटेड रेल। आपको दिख रहा होगा सामने फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है ना, तो फ्लैट फुटेड रेल में आपको नीचे में फ्लैट फुट दिख रहा है, ये फ्लैट फुट दिख रहा है ना आपको, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, और मैं जैसे बोला था कि इसका जो विड्थ होता है वो बुल हेडेड रेल से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, तो 66.7 mm इसका विड्थ होता है। ये जो ऊपर में है 66.7 mm होता है। ठीक है, ये जो फ्लैट फुटेड रेल दिख रहा है वो किसके हेल्प से मतलब फिक्स होता है स्लीपर में, तो ये इलास्टिक स्पाइक के हेल्प से। ठीक है, इलास्टिक स्पाइक, और ये बीरिंग प्लेट दिख रहा होगा, इलास्टिक स्पाइक और बीरिंग प्लेट, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये बीरिंग प्लेट है। ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, ये ऐसा करके, तो ये क्या दिख रहा है आपको, बीरिंग प्लेट दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये बीरिंग प्लेट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास स्लीपर वुडन स्लीपर हो। तो ये जो फ्लैट फुटेड रेल है ना, उसको वुडन स्लीपर में जब हम लोग यूज करते हैं, वैसे तो आजकल वुडन स्लीपर यूज होना लगभग बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन जब वुडन स्लीपर में यूज करेंगे फ्लैट फुटेड रेल का, तो बीरिंग प्लेट के बिना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वुड है ना वो धस जाएगा ये फ्लैट फुट के कारण। ठीक है, समझना उसको, इसलिए हम लोग बीरिंग प्लेट के बिना नहीं यूज कर सकते। और जनरली अपन जब यूज करते हैं किसमें, कंक्रीट वगैरह में, तो हम लोग इसके बिना भी कर सकते हैं या फिर साथ में, वैसे तो जनरली साथ में ही करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये राइट साइड में देखना ऊपर में, तो फ्लैट फुटेड रेल जो होता है वो मोस्टली यूज इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है फ्लैट फुटेड रेल ही, और बहुत इजी और इकोनॉमिकल भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें चेयर की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले जो दोनों रेल देखे, चाहे वो मैं बुल हेडेड रेल की बात करूं या फिर डबल हेडेड रेल, दोनों में चेयर के बिना हम लोग फिट नहीं कर सकते थे। चेयर जरूरत पड़ता था, की जरूरत पड़ेगी, बीरिंग प्लेट की जरूरत पड़ेगी, नट बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब के बिना हम लोग अपने रेल सेक्शन को फिट नहीं कर पाते थे। किसमें, ऊपर की जो दोनों रेल सेक्शन देखे उसमें। लेकिन ये जो फ्लैट फुटेड रेल है, इसमें ना की जरूरत पड़ती है, ना चेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिर्फ एक इलास्टिक स्पाइक की जरूरत पड़ती है, उसके हेल्प से हम लोग अपने ये रेल है सेक्शन है उसको बढ़िया से स्लीपर में फिक्स कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि मोस्टली यूजफुल इन इंडिया, एंड ऑल्सो इसको हम लोग इन्वर्टेड टी शेप, इन्वर्टेड टी रेल भी बोलते हैं। इन्वर्टेड टी टाइप का दिख रहा है ना ये, इसलिए इसको इन्वर्टेड टी बोलते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है। क्यों इकोनॉमिकल होता है बता दिया, सिंपल होता है, और चेयर की जरूरत नहीं पड़ती, चेयर की कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वही चीज लिखा है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में आ जाना। लेफ्ट में क्या लिखा गया है कि हेड स्लाइटली लेस देन द बुल हेडेड रेल एंड बॉटम इज फ्लैट फुटेड। वही चीज लिखा है, कोई नया चीज नहीं लिखा है कि हेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बुल हेडेड के कंपेरिजन में, सॉरी छोटा होता है, बड़ा नहीं, छोटा होता है, और उसके अलावा बॉटम इज फ्लैट फुटेड। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम फ्लैट फुट या फिर फुटेड रेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, फ्लैट फुटेड रेल। उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा कि विथ 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 वुडन स्लीपर बीरिंग प्लेट्स आर, अच्छा ये सब वो जो बताया वही चीज लिखा है कि वुडन स्लीपर जब यूज करेंगे तो बीरिंग प्लेट के बिना यूज नहीं करेंगे, मतलब बीरिंग प्लेट जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। उसके बाद तो बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट। मैं बोला था पॉइंट एंड क्रॉसिंग में सबसे जो अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, वो कौन होता है, बुल हेडेड होता है। ठीक है, और जबकि लिस्ट एफिशिएंट यही होता है फ्लैट फुटेड। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा ना क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अरेंजमेंट, क्योंकि पॉइंट एंड क्रॉसिंग मतलब मोड़। ठीक है, मोड़ में आप सोचो ना, फ्लैट फुटेड रेल है तो उसको मोड़ोगे तो कैसे, थोड़ा सा दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए बस मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल क्या होता है। टिल्टिंग, टिल्ट मतलब तो समझ रहे हो ना। ठीक है ना, तो देखो रेल को थोड़ा सा टिल्ट करके रखा जाता है।
ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा, उसको आगे ना पिक्चर में बढ़िया समझेंगे। अभी बस इसको समझ लो, ये सामने में आपको स्लीपर दिख रहा है, ठीक है ना। और टिल्टिंग करने के लिए हम लोग जनरली एडजिंग प्रोवाइड करते हैं। एडजिंग देखो, स्लीपर जो है वो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा एज के पास में क्या कैसा दिख रहा है आपको, टिल्ट दिख रहा है, उसी को एडजिंग बोलते हैं। किसका एडजिंग? स्लीपर का एडजिंग। और वो एडजिंग किसके बराबर होता है? 1/20 के बराबर होता है। 1 वर्टिकल में होता है और एज मतलब 20 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है। अच्छा, कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, आपको 1/20, 20/1 ऐसा करके दोनों ऑप्शन दे सकता है उल्टा। लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे पूछ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पूछ रहा है कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है। क्योंकि आंसर 20/1 भी हो सकता है जब वो कैसे पूछेगा, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पूछेगा, ठीक है ना। तो उस केस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि वर्टिकल में 1 होगा और हॉरिजॉन्टल में 20 होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग सोच के देखो, ये जो स्लोप दिख रहा है वो कम ही होगा, मतलब जो टिल्ट है, एडजिंग है, वो कम ही होगा। तो आप लोग वर्टिकल में 20 तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मान लो वर्टिकल में 20 करोगे तो ऐसा स्लोप हो जाएगा, तो इतना ज्यादा स्लोप तो देते ही नहीं हम लोग, टिल्ट कम देते हैं, ठीक है ना। तो 20 वर्टिकल हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। तो यह क्या हो जाएगा, 20 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल हो सकता है, पॉसिबल है, जबकि 1 हॉरिजॉन्टल और 20 वर्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो 20 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और 1 वर्टिकल होगा, ठीक है। अब आगे देखें क्या। तो टिल्टिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, बताया गया है। तो वेयरिंग को रिड्यूस करने के लिए, इन साइड ऑफ द रेल इन अ ट्रैक, मतलब कि इनर साइड में, रेल के इनर साइड में, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये इनर साइड कहलाता है ये, ठीक है। तो ये इनर साइड में चक्के के कारण वेयरिंग ना हो, खास करके मोड़ में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टिल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिड्यूस द वेयरिंग ऑन इन साइड ऑफ द रेल। अब वैसे ही कोनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब जब टिल्ट प्रोवाइड किए हो तो कोनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोनिंग जो होता है चक्के में प्रोवाइड किया जाता है, और टिल्टिंग जो है वो स्लीपर में या फिर पटरी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में। ठीक है, तो आगे सामने आपको दिख रहा होगा अरेंजमेंट। तो इसमें कोनिंग का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो कोनिंग क्यों बोलते हैं, कोन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कोन, ये कोन होता है, ठीक है। इसको यहाँ से काट दो, ठीक है ना। तो आपका ये चक्का बन के आ जाएगा क्या, ये चक्का बन के आ गया। तो ये कोन ही होता है, कोन को अपन काटे रहते हैं, तो इसलिए इसको कोनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोनिंग जो होता है वो 1:20 का ये भी सेम होता है। एडजिंग जो होता है 1/20 का होता है, कोनिंग भी 1/20 का ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है कोनिंग, तो वियर एंड टीयर को रिड्यूस करने के लिए ये भी काम आता है, और उसके अलावा ऑफ ट्रैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मैं बताया था ना कल के क्लास में कि क्या बताया था, जब हम लोग मोड़ वोड़ में जाते हैं तो ऑफ ट्रैकिंग होने की संभावना होती है। तो ऑफ ट्रैकिंग से बचने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते थे, और यहाँ पर कोनिंग भी प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होगा, जिससे उसको अलाउंस मिलेगा कहाँ जाने को, आउटर साइड में जाने के लिए चक्के को। तो वही है, प्रिवेंट द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ द प्रिवेंट टू गो द आउटवर्ड डायरेक्शन इन द कर्व। आगे समझ में, कोनिंग ऑफ व्हील। अब ये आपको दिख रहा होगा लाइव डायग्राम, ठीक है, या फिर पिक्चर। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, कोनिंग थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या। अब एकदम से दिखता नहीं है कि कौन है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये चक्का स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा कोनिकल शेप में होता है, ठीक है। और वैसे ही आपका ये जो स्लीपर है, ठीक है, यहाँ पर से दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ पर आते आते थोड़ा सा टिल्ट होते गया है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ और अच्छे से देखो, दिख रहा होगा, ठीक। ये थोड़ा सा टिल्ट रहता है, जिसके कारण पटरी भी क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो एडजिंग किस में प्रोवाइड किया जाता है, स्लीपर में, जिसके कारण पटरी थोड़ा सा इनर साइड में टिल्ट होगा। और कोनिंग किस में प्रोवाइड किया जाता है, चक्के में प्रोवाइड किया जाता है। कभी ना इस चीज को ना गौर से देखोगे तो समझ में आएगा, कहाँ पर, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह में, जब आप लोग ट्रेन से ट्रेवल करोगे तो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, सेक्शन ऑफ रेल की, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ रेल की बात करेंगे कि रेल को जब अपन पिक कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब चीज एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। ये सब कन्वेंशनल एग्जाम में आ सकता है कि एसएससी का जब आप लोग लेवल 2 जब दोगे, ठीक है ना।
कन्वेंशनल वाला तब। तो सिलेक्शन ऑफ रेल में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कंसिडर टू डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ रेल, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रेल होना चाहिए। मैं बताया था ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, कहाँ पर कितने स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो वही चीज है, स्पीड ऑफ ट्रेन पे डिपेंड करेगा, गेज पे डिपेंड करेगा, एक्सल लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रेल पे डिपेंड करेगा, स्लीपर डेंसिटी। अच्छा, ये स्लीपर डेंसिटी अभी पढ़े नहीं है, आगे समझ आएगा। अभी इतना समझ लो, स्लीपर के बीच की जो स्पेसिंग होती है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। वेट ऑफ रेल पर यूनिट, ये तो मैं बताया था कि वेट ऑफ रेल पे डिपेंड करेगा। जो डिजाइनिंग करते हैं रेल का, वो किसके बेसिस पे करते हैं, वेट पर यूनिट लेंथ के बेसिस पे करते हैं। उसके बाद फिर वियर ऑफ रेल पे भी रेल सेक्शन डिपेंड करेगा। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल वियर, ये नोट आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोट में क्या लिखा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल वियर ऑन द टॉप ऑफ द रेल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। मतलब किसी भी कंडीशन में जो वियर जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पटरी का, जिसका यूज हम लोग अपने ट्रैक के रूप में कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक के रूप में। लेकिन अगर 5% ज्यादा हो गया वियर, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, उसको अपने को बदलना पड़ेगा उस पटरी को, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे, आपको दूसरा नोट दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेट ऑफ द रेल पर यूनिट टन और लोकोमोटिव एक्सल लोड का जो रेशियो होता है 1:1, मतलब 510 के बराबर होता है, 1/510 के बराबर होता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे, वेट ऑफ रेल पर मीटर इन टन, वेट ऑफ रेल मतलब समझ गए, वेट ऑफ रेल पर मीटर इन टन डिवाइडेड बाई लोकोमोटिव का लोड इन टन। अब जाहिर सी बात है यार, रेल का जो वेट होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, लोकोमोटिव के कंपैरिजन में। पूरे इंजन का वेट, ठीक है ना, लोकोमोटिव मतलब पूरा इंजन का वेट ज्यादा होगा ना पटरी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। पटरी कंपैरिजन पर मीटर की बात हो रही है, तो ज्यादा होगा ना। तो वही चीज है और कुछ नहीं। और कितना ज्यादा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 510 गुना ज्यादा होगा। तो उसी को रेशियो के रूप में लिखा गया है कि 1/510 होगा, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आता है जनरली, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आ सकता है मतलब। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके फेवरेट बुक गुप्ता एंड गुप्ता से उठाया हुआ हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। 109 नंबर का क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता का। तो उसमें लिखा है कि द एक्सल लोड इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द व्हील एंड एक्सल फॉर द 44.5 kg पर मीटर रेल सेक्शन फॉर द ब्रॉड गेज शुड बी। मतलब ये बोला गया है कि एक्सल लोड निकाल के बताइए जब आपका 44.5 kg पर मीटर रेल सेक्शन दिया गया है या फिर रेल का वेट दिया गया है फॉर द ब्रॉड गेज शुड बी, ठीक है। तो वही आपका ऊपर वाला जो रिलेशन है वो यूज होगा। उसमें आप वेट ऑफ रेल की जगह में कितना पुट करेंगे, 44.5 kg पर मीटर में है, लेकिन फॉर्मूला में क्या था, टन में होना चाहिए, केजी में है। तो चलिए बाद में देखेंगे। और नीचे वाला क्या हो गया, एक्सल लोड हो गया, ठीक है, जिसको अपने को कैलकुलेट करना है। अब एक्सल लोड कैलकुलेट कर सकते हो, क्या करोगे, 44.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 510 इक्वल टू एक्सल लोड। अब लेकिन इससे आंसर आपका केजी में आएगा और अपने को चाहिए कि इसमें टन में, तो इसलिए हम लोग क्या किए, 1000 से डिवाइड किए। अब जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, लगभग 22.7 होता है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन में जो 23 था गुप्ता के बुक में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 टन ही हमारा आंसर हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, अप्रॉक्स। अब आगे देखते हैं रेल ज्वाइंट के बारे में। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ रेल ज्वाइंट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो रेल ज्वाइंट आ रहा है वो सपोर्टेड रेल ज्वाइंट आ रहा है, ठीक है ना। सपोर्टेड मतलब सपोर्ट किसके द्वारा, स्लीपर के द्वारा। ज्वाइंट में स्लीपर प्रोवाइड रहता है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना, पटरी समझ में आ रहे हैं, ठीक है, पटरी समझ में आ रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे से पटरी जो जुड़ा हुआ है, ये फिश प्लेट से जुड़ा हुआ है। फिश प्लेट भी अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, फिश प्लेट के बारे में भी बताऊंगा। याद रखना कि फिश प्लेट से ही दो पटरी को जनरली जोड़ा जाता है, ठीक है, वेल्डिंग के थ्रू भी जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि फिश प्लेट के थ्रू जोड़ा गया है दो पटरी को। दोनों पटरी ही क्या है, मान लेते हैं फ्लैट फुटेड रेल है। और ज्वाइंट में जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्लीपर, तो उसको सपोर्टेड रेल ज्वाइंट बोलते हैं। तो सपोर्टेड रेल ज्वाइंट क्या होता है, जिसमें हम लोग फिश प्लेट से जोड़ते हैं और ज्वाइंट में हम लोग स्लीपर प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट होता है। सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट में ना, ज्वाइंट में, ठीक है ना, मतलब सपोर्ट के पास स्लीपर नहीं होता, थोड़े दूर में होता है, ज्वाइंट से दूर में प्रोवाइड होता है, सस्पेंडेड डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं। ये जो दिख रहा है आपका सस्पेंडेड डिस्टेंस है कोई सा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में हम लोग स्लीपर प्रोवाइड किए हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ज्वाइंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा जब व्हील ट्रेवल करेगा या फिर कोई भी ट्रेन ट्रेवल करेगा। तो
इस कारण से ये सस्पेंडेड ड्रिल जॉइंट होता है वो थोड़ा सा वीक जॉइंट होता है बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट करने लग जाता है। कैंटिलीवर मतलब समझते हो ना, सोम पढ़े होगे, मतलब पढ़े होगे एसएफडी बीएमडी तो आपको पता होगा। तो कैंटिलीवर बीम की तरह ये एक्ट करने लग जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण डिफ्लेक्शन की चांसेस हो जाती है, जिसके कारण ये एक वीक जॉइंट होता है। सस्पेंडेड जॉइंट को ही ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नया जॉइंट बनाते हैं, ब्रिज जॉइंट। तो सस्पेंडेड जॉइंट का ही एक मॉडिफिकेशन होता है ब्रिज जॉइंट। ब्रिज जॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, ये भी सस्पेंडेड जॉइंट की तरह ही है, लेकिन एक ब्रिज प्रोवाइड कर दिया गया है। ये जो दिख रहा होगा आपको, इसी कारण इसको ब्रिज प्रोवाइड कर दिया गया है, इसलिए इसको ब्रिज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, सपोर्ट के लिए, किसके सपोर्ट के लिए जॉइंट के सपोर्ट के लिए, कैंटिलीवर एक्शन को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो कंप्रोमाइज रेल जॉइंट दिख रहा है आपको। कंप्रोमाइज रेल जॉइंट क्या होता है कि जब हम लोग दो अलग अलग रेल को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मतलब एक फ्लैट फुटेड रेल है तो दूसरा बुल हेडेड रेल हो गया, दो अलग अलग रेल को जब एक दूसरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के जॉइंट को हम लोग कंप्रोमाइज जॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं वेल्डेड रेल जॉइंट। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा, वेल्डेड रेल जॉइंट में क्या करेंगे, दो रेल को एक दूसरे को वेल्डिंग से जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये बेस्ट जॉइंट होता है, याद रखना, ये सभी जॉइंट में सबसे बेस्ट जॉइंट होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसलिए ये अच्छा जॉइंट होता है, ठीक है। एक्सपांसन जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेल्डिंग जॉइंट के केस में। तो एक्सपांसन जॉइंट कितना प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग के केस में, तो मतलब वेल्डेड रेल जॉइंट के केस में 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपांसन जॉइंट क्या होता है, थर्मल एक्सपांसन में अलाउ करता है, थर्मल एक्सपांसन अलाउ करता है ना एक्सपांसन जॉइंट, ठीक है, पता ही होगा। और मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट कितना होता है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट निकालने का एक तरीका है 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एस, ठीक है। अब ये एन क्या है, एस क्या है, तो एस जो है स्लीपर स्पेसिंग है, इसको लिख लेना ना, स्लीपर स्पेसिंग। स्लीपर स्पेसिंग क्या है, तो स्लीपर स्पेसिंग आपका एस है, और जबकि एन क्या है, तो नंबर ऑफ स्लीपर है, नंबर ऑफ स्लीपर है, ठीक है। तो 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एस करने से आपका क्या निकल जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड ज्वाइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास खत्म करते हैं। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।